विकास का मंत्र और सुशासन का यंत्र, इरादा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का। जी हां, 2012 का चुनाव जीतते ही नरेंद्र मोदी ने अपना इरादा साफ कर दिया था। उनका मंजिल था दिल्ली और ये मंजिल पाने के लिए उनके पास एक नया नारा था, विकास का। मोदी के पास गुजरात के विकास की तस्वीर थी। देश भर में गुजरात की समृद्धि के चर्चे थे। मोदी के पास दिखाने को गुजरात का मॉडल था। मोदी का कोई ऐसा भाषण नहीं होता जिसमें गुजरात का जिक्र ना हो। वो कहते भी हैं मेरे गुजरात में। वो पूरे देश की तस्वीर गुजरात जैसा बनाने का सपना भी दिखाते हैं। देश को बदलने का सपना, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना, देश को मजबूत नेतृत्व देने का सपना। लाख टके का सवाल यह है कि क्या मोदी अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे? क्या उनका सपना आसानी से पूरा हो पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी की अपने ही उनकी रफ्तार पर लगा रहे हैं ब्रेक। मुसलमानों के घर कब्जाने के बयान, किसी को पाकिस्तान भेजने के बयान, आरक्षण के खिलाफ और दलित विरोधी बयान, इन बयानों से नफा होगा या नुकसान? देखिए मोदी, मंजिल और मुश्किल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मेरा वोट मेरी सरकार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मोदी, मंजिल और मुश्किलें। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नरेंद्र मोदी ने मिशन 272 प्लस का नारा दिया। देश भर में जनसभाएं कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत का सपना दिखाया। मजबूत सरकार और सुशासन का वादा किया और उस पूरे अभियान के दौरान मोदी ने बीजेपी के उस परंपरागत चेहरे को बदलने की कोशिश की जो अल्पसंख्यकों को डराता है। प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष समाज जिसे कट्टर राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी करार देकर करीब जाने से परहेज करता है। लेकिन मोदी की उस कोशिश को उन्हीं के मित्रों के बयान न पलीता लगाने की कोशिश की है और आज करेंगे इसी का विश्लेषण। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में भी हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे। गवर्नेंस नाउ के मैनेजिंग एडिटर अजय सिंह है मेरे साथ, फर्स्ट पोस्ट के एडिटर एट लार्ज और थिंक इंडिया के डायरेक्टर धीरज नैयर हैं। हैदराबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के जीवनीकार किंचुक नाग और इंडियन एक्सप्रेस की ओपिनियन एडिटर वंदिता मिश्रा भी मेरे साथ हैं। और बातचीत शुरू करने से पहले आज का सवाल, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही बीजेपी क्या फिजूल विवादों से बच सकती थी? जवाब देने के लिए एसएमएस करें AKPY अगर हां है आपका जवाब और AKPN अगर आपका जवाब नहीं में है। जवाब भेज सकते हैं 51818 यानी कि 51818 पर। और सबसे पहले बात करेंगे प्रवीण तोगड़िया और बिहार के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान की। जब नरेंद्र मोदी जगा रहे थे अल्पसंख्यकों में भरोसा, सामने आया विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का एक सनसनीखेज बयान। मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करो, बजरंग दल के बैनर लगाओ, मुकदमा चलता रहेगा। राजीव के हत्यारों को आज तक फांसी नहीं हुई। जो कसर थी वो पूरी की गिरिराज सिंह के इस बयान ने। लोग रोक रहे हैं जो लोग पाकिस्तान प्रस्त हैं, वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। इन बयानों का असर कितना था अंदाजा लगाइए। मोदी को ट्वीट पर करनी पड़ी निंदा, कहना पड़ा देश सुशासन और विकास के मुद्दे पर बीजेपी की ओर देख रहा है। बीजेपी के शुभचिंतक गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचे। तो क्या यह मुश्किलें पैदा कर सकता है नरेंद्र मोदी के मिशन में उनकी मंजिल की राह में? क्या ऐसे बयान रोड़े भी साबित हो सकते हैं? आज आप देश के अलग अलग हिस्सों में घूम के आए हैं, जो ये बयान होते हैं और 9 चरणों में अगर चुनाव हो रहा हो, इसे आप ऑक्यूपेशनल हैजर्ड मानेंगे या दरअसल राह में ये रोड़े भी साबित होते हैं? देखिए, ये अवॉइडेबल होते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स, लेकिन इतनी बड़ी राजनीतिक वो होती है जिसमें कि आप इस तरह के लोग होते हैं। और दूसरा हकीकत तो ये है कि प्रवीण इनके अपने स्टेट में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। संघ परिवार के अहम हिस्सा हैं, वीएचपी के बड़े अधिकारी हैं। हाँ, संघ परिवार के अहम हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक उसमें तो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आंकड़ा है नरेंद्र मोदी से वो जग जाहिर है। ये नोन है वहां के। अगर अहमदाबाद आप जाए तो हर आदमी आपको बता देगा वहां स्थिति क्या है। तो इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट से कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, अवॉइडेबल है, लेकिन कोई असर पड़ेगा ये हमें नहीं लगता। लेकिन धीरज, एक आपकी छवि बन जाती है
एक मानस बन जाता है कि नरेंद्र मोदी कट्टरवादी, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। वो चर्चा नहीं हो रही है, 7 चरण के चुनाव हो गए हैं, लेकिन मन में एक आशंका है एक बड़े तबके के। तो ऐसे बयान उन आशंकाओं को क्या हवा दे सकते हैं। देखिए, उनकी मोदी की रियलिटी ये है कि उनके कट्टर सपोर्टर हैं वो तो वोट देंगे ही, अल्पसंख्यक हैं जैसे आपने कहा वो शायद ना दें, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वोटर है, जो बीच का वोटर है, जो शायद ये तोगड़िया और गिरिराज सिंह के स्टेटमेंट्स को लेके डरे या नफरत करे ऐसे स्टेटमेंट से, उसका डर है कि ये मोदी के हाथ से ना फिसल जाए इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के चक्कर में। तो मोदी को यह चिंता होगी, क्योंकि बाकी तो अल्पसंख्यक चाहिए गिरिराज सिंह बोले या ना बोले, थोड़ा तो डर रहेगा उनको मोदी का, और जो वोट करने वाले हैं वो तो करेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, जो कि इंडिपेंडेंट वोटर, जो नॉन पार्टिसन वोटर है, जो कि ना बीजेपी का वोटर है ना कांग्रेस का वोटर है, जो किसी भी साइड जा सकता है, उसको इससे डर भय, उसमें भय पैदा हो सकता है कि ये सब लोग अगर मोदी के साथ आ गए दिल्ली में सरकार में तो क्या होगा। तो इसलिए थोड़ी इरिटेशन है, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा वोट स्विंग नहीं करेगी। वंदिता, अगर मैं प्रवीण तोगड़िया की बात थोड़ा सा अलहदा कर दूं, मैं गिरिराज सिंह का जो बयान है, क्या ये एक उनका निजी वक्तव्य था या ये दरअसल संघ परिवार की जो एक सोच है उसी को आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था कि एक तबका, वो होता है ना गुड कॉप बैड कॉप रूटीन, एक तबका वही कट्टरवादी वही रूढ़िपंथी बात करेगा, दूसरा तबका वो इमेज मेकओवर की तरफ भी इशारा करता दिखाई देगा। जी, मैं आपसे कहने वाली थी कि ये जैसा अजय जी ने बोला, प्रवीण तोगड़िया का अलग एग्जाम्पल है। प्रवीण तोगड़िया सब जानते ही हैं, उनका और मोदी का दे डोंट सी आई टू आई, वो दोनों में बहुत प्रॉब्लम रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पर गिरिराज सिंह एक अलग इंस्टेंस है। गिरिराज सिंह पार्टी के कैंडिडेट हैं। जब वो ऐसी बात करते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक मौका था, ये एक अपॉर्चुनिटी था कि आप एक सख्त कार्रवाई करके उनसे टिकट वापस लेकर आप ये मैसेज बाहर आप सेंड आउट करें कि जो ये क्रिटिसिज्म बीजेपी पे लगाया जाता है कि वो गुड कॉप बैड कॉप वाला, कि एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं जहां आपको सूट करता है, दूसरी तरफ जहां आपको सूट करता है आप डेवलपमेंट और विकास की बात करते हैं। तो उन दोनों चीजों के बीच में जो आप डेलिबरेटली प्ले कर रहे हैं, वो इस क्रिटिसिज्म को आप काउंटर कर सकते थे गिरिराज सिंह को एकदम सख्ती से ट्रीट कर शायद टिकट वापस लेकर, पर ये बीजेपी ने नहीं किया। तो वो जो क्रिटिसिज्म है कि आपको जो सूट करता है स्ट्रैटेजी आप वो यूज करेंगे, वो क्रिटिसिज्म अभी भी लगाया जाएगा। लेकिन वंदिता, क्या आप मानेंगी कि गिरिराज सिंह का कोई इतना बड़ा रसूख नहीं है? ये टीवी चैनलों में जो मेहमानों की कमी हो जाती है ना, हमने भी थोड़ा बढ़ावा दे दिया है, वो एमएलसी थे, उनका ऐसा रसूख नहीं है कि वो बीजेपी की सोच क्या है, विचारधारा क्या है, उसके वो मुखर प्रवक्ता बन जाए। नहीं, वो चाहे बीजेपी की सोच के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पर ये अपॉर्चुनिटी था बीजेपी को ये मैसेज देने का कि वो उनकी सोच के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बीजेपी ने ये मौका नहीं यूज किया। उनको ये कह देना चाहिए था कि ये हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं और इनसे हमने अब टिकट वापस ले लिया क्योंकि ये बात हमारी नहीं है, पर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। धीरज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे इमरान मसूद कांग्रेस के कैंडिडेट सहारनपुर से, जिन्होंने बोला मोदी को बोटी बोटी में काट देंगे, वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव वॉइस तो है नहीं, कोई नहीं मानता। इसी किस्म से गिरिराज सिंह भी बीजेपी के पूरी रिप्रेजेंटेटिव वॉइस नहीं है। ये सब लोग बोल देते हैं चुनाव की गर्मी में और मीडिया के अटेंशन पाने के लिए, फ्रैंकली तो ये बोले। लेकिन अब आप ये भी पूछ सकते हैं कांग्रेस से कि उन्होंने इमरान मसूद को क्यों नहीं हटाया वहां से। तो ये सब चलता है राजनीति में, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्योंकि ये लोग खुद ही को एक्सपोज कर देते हैं, इनकी सपोर्ट घटेगी इंडिविजुअल। किंचुक, आपने क्योंकि नरेंद्र मोदी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, उनके जीवन पर आपने किताब भी लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिखी है, मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जिस राह पर चल रहे थे और 12 साल से लगातार उनको कटघरे में भी रखा जा रहा था, क्या वो जिस राह पर चल रहे थे कि इमेज मेकओवर की राह पर, उस राह में दिक्कतें पैदा हुई हैं, उस राह में, उस इमेज मेकओवर में पलीता लगाने की भी एक ये कोशिश हो सकती है या एक संभावना बढ़ सकती है, आशंका बढ़ सकती है? नहीं, मैं ऐसा समझता नहीं हूँ। उनका इमेज मेकओवर तो होगा नहीं कभी भी, पर जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो हिंदू वोटर्स भी हैं और वो अब डेवलपमेंट के लाइन में जा रहे हैं, तो हिंदू वोट उनके पास कंफर्म्ड है। उसके ऊपर ये टॉप अप स्ट्रैटेजी है डेवलपमेंट वोट्स लेने की। हालांकि मेरे को लगता है तोगड़िया के साथ इनकी बनती नहीं है। दो तोगड़िया के जान पे इट इज डेलिबरेट मूव बाय तोगड़िया टू से सच अ थिंग एंड डू सच अ थिंग कि इसमें मोदी साहब के सामने कुछ रोड़े आ जाए, तो मेरे को लगता है ऐसा ही उनका प्लान है। और हालांकि गिरिराज सिंह का जो प्रोग्राम है वो तो उनका इंडिविजुअल है, वो अपने आप को पब्लिक लाइन में डालना चाहते थे, उस दिन उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है
पब्लिक लाइमलाइट में आ भी गए हैं क्योंकि आज तक उनका नाम कोई जानता तक नहीं था, अब सब जानते हैं गिरिराज सिंह कौन थे। और ये जो बीजेपी जो पार्टी है इनको डिसोन नहीं कर सकती क्योंकि बीजेपी को हिंदू वोट्स चाहिए जी। पर इस इलेक्शन में वो हिंदू वोट्स पे बेसिस पे नहीं लड़ रहे हैं, इस बार डेवलपमेंट वोट्स के पे लड़ रहे हैं। पर उनको पता है कि हिंदू वोट्स हमारे पास है और डेवलपमेंट वोट्स उसके ऊपर मिलेंगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। पर किंचुक जो आप बात कह रहे हैं, इनकी बात अगर मैं सही समझाऊं अजय, ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व वोट बैंक तो है ही, उसको टॉप अप करने की स्ट्रैटेजी है क्या? दरअसल पिछले 7 चरण में, और मैं 13 सितंबर 2013 से जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बाकायदा घोषित किए गए, तब से क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि नरेंद्र मोदी दरअसल विकास और सुशासन और डिसाइसिव लीडरशिप के नारे के साथ चले थे और यहां ये टॉपअप हो रहा है हिंदुत्व के बेसिस पर? देखिए, हमारा मानना है कि बीजेपी का हिंदुत्व और विकास ये दोनों इंटरलिंक्ड है। विकास को आप हिंदुत्व से डाइवोर्स अगर करेंगे, इसे आप मोदित्व एक वर्ड लोगों ने किया था, लेकिन मोदित्व थोड़ा एग्रेसिव फॉर्म है। हम ये कह रहे थे कि हिंदुत्व और ये डेवलपमेंट, इसको दोनों को आप अलग अगर चाहेंगे देखना तो वो नहीं है। मोदी ने हमेशा इन दोनों को एक किया है, तो उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में हिंदुत्व भी उतना ही आता है जितना ये आता है। तो आप उसको अलग अगर देखना चाहेंगे तो अलग नहीं है, वो दोनों हिंदुत्व एक मतलब है अजय, और एक ये अग्रेसिव हिंदुत्व, जिसे मैं दरअसल हिंदुत्व नहीं मानता हूं कि आपकी राय से इत्तेफाक ना रखो तो पाकिस्तान चले जाओ, वो हिंदुत्व है क्या? नहीं, वो जैसा उन्होंने कहा वो सही कहा कि अगर शायद बीजेपी उनके अगेंस्ट एक्शन लेता और ये एक दिखाता कि वो अलग है, वो पार्टी के जो वॉइस है उसका हिस्सा नहीं है, तब वो आइडियल स्थिति होती। लेकिन बीजेपी का जो हम बार बार यही कह रहे हैं कि हिंदुत्व और वो डेवलपमेंट दोनों एक साथ है, तो वो उससे अलग देखना हमारे ख्याल से उचित नहीं होगा। और ये राजनीति है। अब हम व्यवहारिकता की बात करें कि बिल्कुल हम एक मृग तृष्णा उसकी कल्पना करते रहें, उसमें भी दिन रात का अंतर हो जाता है। वैसे बीजेपी की अंतर कलह भी मोदी की एक मुश्किल है। चुनाव के दौरान मुरली मनोहर जोशी का एक बयान भी इसी तरह देखा गया। जब बीजेपी के चुनाव प्रबंधक बांध रहे थे मोदी लहर का समा, तभी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिया खिलाफ हवा के बयान। एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में जोशी ने कहा, यह मोदी की नहीं पार्टी की लहर है। दिस वर्ड, दिस वेव और दैट वेव, मोदी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। इट्स नॉट ए हाईली पर्सनलाइज्ड थिंग, इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव वेव। जोशी के इस बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर थी और मोदी खामोश। लोगों ने इस बयान को बनारस से जोड़कर देखा। जोशी को बनारस से हटाकर चुनाव लड़ने कानपुर भेजा गया। बनारस से मुरली मनोहर जोशी की जगह अब खुद नरेंद्र मोदी हैं बीजेपी प्रत्याशी। हर अगर आप प्रोफेशन में देखेंगे, हर पेशे में आप देखेंगे, कोई ना कोई रिटायरमेंट एज होती है, लेकिन राजनीति में ये नहीं होती। और 60 साल 65 साल के नेता भी युवा नेता दरअसल कहलाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी की उम्र भी 63 साल है। यहां अगर हम मुरली मनोहर जोशी और मैं जोड़ दूं लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा के भी कुछ बयान आए थे, अब तो वो थोड़ा उनका सुर बदल गया है, क्या ये भी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं? अगर आपने एक फैसला कर लिया और आप कहते हैं कि अनुशासन हमारी आत्मा में है, हमारे संगठन का निहित हिस्सा है, तब ऐसे बयान देना क्या आप राह में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं? धीरज, अपने लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं आडवाणी जी और जोशी जी। जोशी जी आराम से को नेगोशिएट कर सकते थे, जसवंत सिंह जी भी कर सकते थे, यशवंत सिन्हा जी ने कर लिया, वैसे अपने बेटे के लिए कर लिया नेगोशिएट, खुद हट गए, लेकिन बोला कि मेरे बेटे को कर दो। तो एक उम्र होती है। एक आडवाणी जी का मौका आया था 2009 में, वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे भाजपा के, एनडीए के, नहीं जीत पाए। अब हर बार तो नहीं एक ही आदमी को मौका दिया जा सकता। तो ये दुनिया भर में देखा जाता है कि जो ओल्ड गार्ड जिसको कहते हैं, जो वरिष्ठ नेता होते हैं, उनको हटने में थोड़ी दिक्कत होती है। भारत में कुछ ज्यादा ही होती है क्योंकि हमारे यहाँ तो 80-85 साल, आप तो 60-62 बिल्कुल ठीक है, युवा कह रहा, युवा कहलाए जा रहे हैं। हाँ, तो 80-85 साल तक चलते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी देखे 82 साल के हैं। तो इसमें दिक्कत वो मेरे ख्याल में खुद के लिए पैदा कर रहे हैं, जनता को उनमें इंटरेस्ट नहीं है। अब पार्टी को भी नुकसान होता है ना अजय। आप आडवाणी जी को आपने करीबी से परखा है, देखा है, रिपोर्ट किया है, वो ऐसे हैं भी नहीं, लेकिन जब संदेश जाता है, जो आम आदमी में संदेश जा रहा है, अरे अपनी ही पार्टी में पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, देश में एक्सेप्टेबल कैसे हूं?
ये इम्प्रेशन उनके बारे में हो गया है और अगर वो चाहे भी इसको हटाना तो नहीं हटा सकते हैं। आज के दिन ये लग रहा है कि जैसे वो एक दौड़ में है, किसी चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी भी एमपी क्यों लड़ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री पद क्यों, क्या वो नरेंद्र मोदी के नीचे मंत्री पद पर काम करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। मतलब जो लॉजिकल है रीजन उसमें तो नहीं लगता है। लेकिन रियलिटी ये है कि उनके बारे में एक ये इंप्रेशन बन गया है और उन्होंने शायद कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया कि इसको वो दूर कर सके। देखिए, प्रॉब्लम तब होती है अगर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो डिवाइडेड होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह नरेंद्र मोदी नहीं, मैं सिर्फ कार्यकर्ताओं की यहां पर बंदिता बात नहीं कर रहा हूं। एक आम आदमी जो अनडिसाइडेड वोटर है, फ्लोटिंग वोटर है, लहर देख रहा है, अपनी नाराजगी का आकलन कर रहा है, क्या उनके सामने दरअसल एक दिक्कत पैदा हो जाती है कि अपनी पार्टी में ही अगर आप फुली एक्सेप्टेबल नहीं है, बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं गाए बगाहे कोई बयान दे देते हैं, तो क्या एक आम वोटर पर भी इसका असर पड़ता है? अनडिसाइडेड वोटर की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, पहले मैं एक जो पहले बात हुई थी उसका भी जवाब देना चाहूंगी। वो धीरज ने शायद बोला था कि इमरान मसूद वाला एग्जाम्पल, कि उन्होंने भी हेट स्पीच किया, कांग्रेस ने उनका कैंडिडेचर वापस नहीं लिया, तो गिरिराज सिंह का बीजेपी क्यों लेती? तो मुझे खाली ये कहना है कि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि हेट स्पीच दोनों तरफ हुआ, पर बीजेपी के लिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है एंटी माइनॉरिटीज्म का, एक इमेज है, और वो शायद पार्टी गवर्निंग पार्टी होने वाली है इस इमेज को लेके। तो उस इमेज को अगर उनको पियर्स करना था, पंक्चर करना था, तो ये इसलिए गिरिराज सिंह उनके लिए मौका था। कांग्रेस के लिए वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है नहीं, डिफरेंट है। दूसरी बात, ये जो आप सीनियर पार्टी लीडर्स की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली सही है कि कोई भी अपने आप और आसानी से नहीं जाता, सब रोते पीटते जाते हैं। तो शायद चाहे जोशी जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, वो लोग अपने आप तो नहीं जाते। ये प्रॉब्लम होना था, बैड ब्लड होना था। पर प्रॉब्लम यहाँ एक और है कि एक ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट है कि मोदी के खिलाफ जो खड़ा होता है उसकी क्या गत होती है, चाहे वो गुजरात में हो जो लीडर्स हुए उनके खिलाफ, चाहे वो एक संजय जोशी जैसे कार्यकर्ता हो जो कोई पद नहीं होल्ड करते, उनके जितने इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं थे, पर मोदी ने उसको प्रेस्टीज इशू बनाकर, बॉम्बे में नेशनल एग्जीक्यूटिव था, उसमें वो आने को तभी माने जब संजय जोशी को पार्टी से बाहर निकाल किया गया या नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर निकाल किया गया। तो इस पैटर्न के अंदर इन लोगों को देखा जाएगा। एकजुटता क्या एक बड़ा मुद्दा है? क्या वोटर उस ओर भी देखेगा, या दरअसल उसे महंगाई, भ्रष्टाचार या डिसाइसिव लीडरशिप, इन तमाम मुद्दों पर अपने वोट का आकलन करना है? किंचुक, मेरे को लगता है कि वोटर डिसाइसिव गवर्नमेंट चाहती है, और ये मोदी के लिए इतना लोग मोदी को इसलिए चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार से बहुत परेशान हो गई है। कांग्रेस के पास कुछ ऑल्टरनेट लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस टूटती हुई पार्टी है। ये जो पॉपुलैरिटी हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, दरअसल खाली नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी नहीं है, ये कांग्रेस की अनपॉपुलैरिटी भी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के अंदर क्या फैक्शन फाइट्स को कैसे रोकते हैं, उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट्स को आगे बढ़ने दिया कि नहीं दिया, इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। जनता ऐसा कुछ नहीं जानना चाहती है। ये तो हम प्रेस वाले हैं, हमको ज्यादा इंटरेस्ट है ये फैक्शन फाइट्स में। जो जनता है वो नरेंद्र मोदी अगर सरकार में आए और उनके वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी परफॉर्मेंस को देखेगी, और टेलीविजन भी वॉच करेगी और अखबार भी पढ़ेंगे जहां पे सैलेशियस गॉसिप वगैरह आएंगी। मोदी ने इसको काट दिया, मोदी ने अडवाणी जी को ये किया, मुरली मनोहर जोशी को साइड में रख दिया, ये सब लोग चर्चा करेंगे। बट बेसिक बात तो ये है कि लोग चाहते हैं परफॉर्मेंस हो, इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट हो, जॉब्स क्रिएट हो, डेवलपमेंट हो, रूपी का वैल्यू अप्रिशिएट हो, और इसी आंकड़े पे नरेंद्र मोदी का मूल्यांकन होगा। मैं यही समझता हूं। ये आप समझते हैं। और आपने शुरू में जो कहा, धीरज मैं आपके पास आ रहा हूं अजय, क्योंकि आप भी घूमे हैं अलग अलग जगह, कुछ जगह मैं भी घूम कर आया। एक बड़ी दिलचस्प बात जो मुझे दिखी वो ये थी कि ठीक है, यूपीए 2 से नाराजगी भी है, बहुत गुस्सा भी है, परेशानी है लोगों के मन में, लेकिन जो बीजेपी के लिए आकर्षण जो दिख रहा है वो दरअसल मोदी के लिए। किसी से पूछे वोट किसको दोगे, मोदी को, वो वहां के उम्मीदवार को भी नहीं जानता। तो क्या हम एक 70 के दशक वाली जो एक वो लहर थी वो देख रहे हैं? वो देवव्रत बरुआ ने कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, बीजेपी इज मोदी, मोदी इज बीजेपी। क्या ये भी होता दिख रहा है आपको? नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मोदी ने इमेजिनेशन लोगों का एक वो किया है, बीजेपी ने नहीं, मोदी ने। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, मोदी ने किया है। हाँ। मोदी ने किया है।
हम आपको बताएं, गोवा में मैं था जब इनका अनॉइंटमेंट हुआ था, तो मैं बार बार लोगों से कह रहा था कि एक इंडिविजुअल क्या इस तरह का हो सकता है कि पूरे देश में उसका एक इस तरह का हो जाए। हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मैं घूम रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो हो गया है और ये सामने दिखाई दे रहा था। पर ये सब जगह हो रहा है या ये भी कुछ कुछ इलाकों में ज्यादा आपको होता दिख रहा है? बिहार, यूपी, उड़ीसा 3 जगह मैं गया हूं, 3 जगह तो मुझे साफ दिखाई दे रहा था, बाकी स्टेट्स में भी दिखाई दिया। साउथ में हमने सुना है, हम गए नहीं थे, लेकिन कई जगह ये जो दिखाई दिया ये कभी इंडियन इलेक्शंस में बहुत रेयर है। और दूसरा, एक इंडिविजुअल अक्रॉस स्टेट्स इतना बड़ा इमेजिनेशन लोगों का लेके चले, ये हमने देखा नहीं है जी। ये दिखाई दे रहा है। धीरज, क्या पार्टी आकर्षित कर रही है वोटरों को? जो भी वजह हो, यूपीए का फेलियर हो और तमाम वजह हैं, या मोदी आकर्षित कर रहे हैं? दरअसल काफी साफ है कि मोदी कर रहे हैं, और लेकिन मोदी और पार्टी अलग भी नहीं है। मोदी ने अपनी पार्टी को कैप्चर कर लिया है, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, चाहे उनकी प्लेटफॉर्म हो, सब मोदी के पीछे हैं, क्योंकि आखिर में पार्टी को क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। तो सत्ता एक नेता दिला सकता है, एक नेता को आकर्षित होना पड़ेगा वोटरों के लिए कि वो वोट दें। और ये दुनिया में ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म बोल देते हैं लोग कि मोदी प्रेसिडेंशियल बनाने, ये मैं नहीं मानता। आप अगर यूके में देख लीजिए, जिनकी राजनीति सिस्टम पे हमारा सिस्टम बेस्ड है, वहां पे भी देख लीजिए, जैसे टोनी ब्लेयर थे, लेबर पार्टी 18 साल सत्ता से बाहर था, जब वो आए तो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से पार्टी भी बढ़ी। फिर उसके बाद 13 साल बाहर रहे, फिर डेविड कैमरन जो कंजर्वेटिव के थे वो अपनी छवि लेके आए। तो नेताओं की जो छवि होती है वो इस जमाने में, इस मीडिया के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पार्टी के लिए। ये तो पता होना चाहिए ना किसके लिए बटन दबा रहे हैं, तो चेहरा और संगठन भी कदम ताल करते हैं। लेकिन मोदी की जो मुश्किलें उनके दोस्त हैं, दावा करते हैं, बाबा रामदेव की मैं बात कर रहा हूं, रामदेव के एक बयान ने पूरी बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया, जबकि बाबा मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। एक नजर इस रिपोर्ट पर। संघ समर्थक, मोदी प्रशंसक, योग गुरु बाबा रामदेव रामलीला मैदान में लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने पर आमादा। रामदेव योग शिविरों में भी करते रहे मोदी का प्रचार। चुनाव आयोग की झाड़ झेलकर भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को आतुर, लेकिन राहुल पर हल्ला बोलने की हड़बड़ी में हनीमून पर फंस गए। पार्टी को पड़ गए लेने के देने, दलितों को रिझाने में जुटी बीजेपी अब दलित वोट बचाने में जुट गई। आग में घी का काम किया। देश भर में हुए मुकदमों ने रामदेव की लगातार सफाई के बाद भी विरोधी आग को देते रहे हवा। आज भी ठंडी नहीं पड़ी है रात। और मोदी की मंजिल और कुछ मुश्किलों पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ अजय सिंह हैं, धीरज नैयर हैं, वंदिता मिश्रा हैं और किंशुक नाग हैं। वंदिता, ये बताइए कि मोदी एक सोशल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि वो अपने चाय वाला होने का बैकग्राउंड लगातार बता रहे हैं कि मैं गरीब तबके से आता हूं, वो ओबीसी जाति से हैं, ये बात भी कहीं ना कहीं पेश की जा रही है। ऐसे में जो ये बिल्कुल संवेदनहीन, मूर्खतापूर्ण अगर मैं कहूं शब्द, बयान दिया है बाबा रामदेव ने, उस कोशिश में एक और पेंच डाल दिया क्या? जरूर डाला है। जैसे मैं पहले भी बोल रही थी, मोदी के आने से एक आशंका तो मोदी से है कि मोदी का जो ये विकास की तरफ जो रुख है, ये क्या विल दिस एंड्योर, ये रहेगा क्या ये इसमें कोई बैकस्लाइडिंग तो नहीं होगा वापस हिंदुत्व की तरफ। एक तो वो आशंका है, पर दूसरी और मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी आशंका ये है कि मोदी चाहे विकास की ही बात करें, उसी के पथ पर रहें, पर उनके आने से कौन से तरीके की आवाजें बुलंद होती हैं, ये ज्यादा बड़ी आशंका है। उसमें ये बाबा रामदेव हुए या गिरिराज सिंह हुए या प्रवीण तोगड़िया हुए, चाहे ये मोदी के ज्यादा समर्थक ना हो अंदर से, चाहे प्रवीण तोगड़िया तो एक्चुअली उनके राइवल हो, उनके बीच में तनाव हो, पर इस तरह की आवाजें बुलंद होती दिख रही हैं। इसके लिए मोदी को एक मैसेज देना जरूरी है और उन्होंने अभी तक वो नहीं किया है। वो नहीं दिया और विपक्षियों ने, विरोधियों ने ये मसला जबरदस्त तरीके से पकड़ भी लिया है। बाबा रामदेव की गिरफ्तारी तक की मांग की जिस दिन ये बयान आया था मायावती ने। किंचुक, मुझे ये बताइए कि एक और जो बात है ना संघ परिवार की, मैं पूरे संघ परिवार की बात करूं तो कि संघ परिवार, बीजेपी, उनकी जो पॉलिटिकल आउटफिट है, ये ब्राह्मणिकल आउटफिट है, ये बातें भी लगातार चर्चा में आती रहती है। ऐसे में हालांकि ये डिलीशियस आयरनी है कि बाबा रामदेव खुद यादव हैं, नरेंद्र मोदी भी ओबीसी जाति से आते हैं, लेकिन क्या इस बात को और बल मिलेगा
कि संघ और बीजेपी दरअसल ब्राह्मणिकल आउटफिट्स हैं? देखिए, संघ तो ब्राह्मणिकल आउटफिट है, पर वो अपने आप को हिंदू एक संस्था बनाना चाहती है। तो ये 19 अयोध्या मूवमेंट जब चालू हुआ तब से ही वो ओबीसी मूवमेंट में कन्वर्ट करना चाहते थे ये बीजेपी को। उस टाइम गोविंदाचार्य ने काफी काम भी किया, परंतु उनके रास्ते में रोड़ा आया क्योंकि मंडल आ गया। तो जो ओबीसी के वोट थे वो चले गए मुलायम सिंह जी को और दलित वोट चले गए बहुजन समाज पार्टी को। परंतु ओबीसी ही इस कंट्री के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी, तो हर कोई पार्टी चाहता है कि ओबीसी का सपोर्ट मिले। और गुजरात में ओबीसी का बेस पे बीजेपी आगे बढ़ी नहीं थी, वो बीजेपी आगे हाई कास्ट पटेल्स के बेसिस में बढ़ी थी। इसलिए मोदी का जो ये ओबीसी बैकग्राउंड है इसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुआ। पर ये जब आप ऑल इंडिया लीडर बन चुके हैं तो इसलिए उनका जो ओबीसी बैकग्राउंड है उस पर काफी जोर दिया जा रहा है। और इस बात से आरएसएस भी शायद परेशान नहीं होगी, क्योंकि आरएसएस भी जानती है कि अगर हिंदू समाज को एक साथ करना है, जो कि उनका टारगेट है, तो ओबीसीज को भी लाना पड़ेगा, ओबीसीज को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, हालांकि ये बात है कि जो ओरिजिनल थीसिस है आरएसएस का वो बहुत ब्राह्मणिकल है, पर ये आरएसएस की शॉर्टकमिंग है। और आरएसएस भी आजकल बहुत वीक है कंपेयर टू जो थी 20-30 साल पहले। उनकी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं है, उनके जो लीडर्स हैं उतने स्ट्रांग नहीं है। बहुत सारे लीडर्स उनके हैं जो प्रलोभन पे चलते हैं। तो ये बात है कि उनकी लीडरशिप में भी इतना मॉरल कैरेक्टर नहीं है। तो जो ये सोशल इंजीनियरिंग की परंतु आरएसएस को ये जी जारी रखिए किंचुक। परंतु आरएसएस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ओबीसी बेस बने बीजेपी का, परंतु वो बनेगा कि नहीं ये हमको मालूम नहीं है। और बनाने की जो कोशिश की जा रही है ना, गोविंदाचार्य ने की थी, वहां कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई। अब नरेंद्र मोदी दरअसल जो कम रिपोर्टेड स्टोरी है, ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसमें दिक्कत पैदा करते हैं क्या बाबा रामदेव जैसे लोग ऐसे बयान देकर? अजय नहीं, बाबा रामदेव का बयान एक एवरेशन के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो आपने कहा कि संघ एसेंशियली अपर कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राह्मणिकल, और वो भी आप महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, सारस्वत चित्पावन ब्राह्मण, तो ये उनके एसेंस में है। लेकिन आप थोड़ा सा हट के देखें तो पार्टी के लिए आप ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 80 के बाद पार्टी ने जिस तरह से जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ओबीसीज हैं, जिनको इन्होंने अपने में लिया, उसको अगर आप देखें तो आज इतने सारे स्टेट्स में पार्टी रूल कर रही है, तो वो सिर्फ अपर कास्ट नहीं है। अब तो बहुत सारे एक छवि बन जाती है, एक मन में बात घर कर जाती है। लेकिन पिछले अगर आप उसमें देखें ना, तो इनके जितने भी नेता इमर्ज कर रहे हैं वो सारे ओबीसी बैकग्राउंड के हैं। तो बीजेपी के लिए ये सच नहीं है, संघ के इंप्रेशन के बारे में ये सच जरूर है। तो ये दिक्कत पैदा करेगा या आने वाले अभी 2 चरण और 7वें चरण में भी, जो खास अगर हम अवध और बुंदेलखंड इलाके में बात करें, जहां जबरदस्त पैठ बनाना चाह रही है, 14 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी ने जीती थी, वहां पर क्या ये दिक्कत पैदा करेगा आने वाले चरण में भी? दिक्कत वहां देता है जहां पे रीजनल जो आउटफिट्स है ना, वो इंपॉर्टेंट है, और वो ओबीसीज में उनका अगर है। अदरवाइज हिंदुत्व फोल्ड में ओबीसीज भी उसी तरह भाग जाते हैं जैसे कि एमपी, जैसे आप देख लीजिए, एमपी में ओबीसीज हैं, यूपी में जब ये लोग थे तब भी ओबीसीज थे। तो ओबीसीज को हिंदुत्व फोल्ड से कोई एतराज नहीं होता जब तक कि उनको पावरफुल ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता है। लेकिन जब आप, क्या एक दिक्कत यह भी होती है धीरज, कि जब आप सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, आप 10 साल सत्ता से बाहर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, आप सबको अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश का खामियाजा भी क्या भुगतना पड़ता है? और यहां पर मैं आरक्षण को लेकर जो सीपी ठाकुर साहब ने बयान दे दिया, अभी आए हैं रामविलास पासवान, उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बयान है। ये दिक्कतें आती हैं क्या, जो बीजेपी शायद फेस कर रही है? मेरे ख्याल में ये छोटी मोटी दिक्कतें तो जरूर पैदा करेगा, कुछ सीट्स में ज्यादा पैदा कर सकता है, कुछ में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अभी भी अज्यूम कर रहे हैं कि सारे जो वोट डाले जाएंगे, चाहे यूपी में हो, बिहार में, सारे अपने कास्ट पे या जाति के बेसिस पे डाले जाएंगे। भारत भी थोड़ा बहुत बदल रहा है, विकास तोड़ रहा है जाते, और जो यूथ वोटर है, चाहे वो ओबीसी हो या एससी हो या अपर का ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, उसको अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए, नौकरी चाहिए। भैया मेरे पास भी वही सब हो, मोबाइल फोन, टेलीविजन। तो मोदी उस एस्पिरेशन को भी एड्रेस कर रहे हैं, मतलब आपकी सोशल इंजीनियरिंग के अलावा। तो वो कितना, वो जो पुराने हमारी जाति के बैरियर हैं वो हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि चले गए हैं कहीं, लेकिन
उनकी जो ये आशा की राजनीति है और जो फ्यूचर की राजनीति है, कितना इन बैरियर्स को तोड़ पाती है, ये देखने को मिलेगा 16 में। वंदिता, आपको क्या सेंस मिली? क्या ये जो परंपरागत तरीका है, जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर, तबके समुदाय के आधार पर वोट मांगे भी जाते हैं, चुनावी रणनीति बनाई जाती है, वो क्या थोड़ी टूटती दिख रही है इस 16वीं लोकसभा के चुनाव में आपको? वो हर जगह टूट रही है और खाली इस इलेक्शन में नहीं, काफ़ी सारे इलेक्शन से हमको दिख रहा है कि जो पुराने जो वोट बैंक्स थे उनमें सेंध लग गई है। ऐसा नहीं है कि जो पार्टी जिस वोट बैंक पे काउंट कर सकती थी वो वैसा का वैसा अब भी कर सकती है। जैसे बिहार में हमने देखा कि नीतीश कुमार को जो वोट मिला पिछले बार, वो अक्रॉस कास्ट सेक्शन से मिला। उनके राइवल्स के वोट बैंक से भी नीतीश कुमार वहां से टूटन हुई और नीतीश कुमार की तरफ वोट आया। तो जब एक इस तरह का ऑल्टरनेटिव मिलता है लोगों को जो एक ट्रांसेंड करता है कास्ट लॉयल्टीज को, कोई ऐसा आपको अट्रैक्शन दिखता है, कोई इस तरह का गोल दिखता है और प्रॉमिस दिखता है, तो लोग जरूर करते हैं उसके लिए वोट। पर इस इलेक्शन में मुजफ्फरनगर भी हुआ है और इस इलेक्शन में मुजफ्फरनगर को लेकर जिस तरह की गंदी कैंपेन चलाई गई है यूपी के, एटलीस्ट वेस्टर्न यूपी के भाग में, हर पार्टी ने किया है ऐसा, तो हम लोग ये आसानी से और कॉम्प्लेसेंटली नहीं कह सकते कि अब ये एस्पिरेशनल वोट है या फ्यूचर का वोट है। ये बहुत पास्ट भी उसके अंदर लाया गया है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और वंदिता, इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने नीतीश कुमार की बात की, कास्ट पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे थे। आप क्योंकि खुद महिला हैं, क्या आपको ये लगता है हम कास्ट, धर्म, ये जो जाति और धर्म की बात करते हैं उसमें शायद महिलाओं को भूल जाते हैं, और महिला ये माना जाता था कि जिस तरफ हाँक दिया गया, घर के बुजुर्गों ने, उनके पति ने, उनके पिता ने, उनके भाई ने जो बता दिया वहीं बटन दबा दिया। आपने क्योंकि नीतीश का उदाहरण दिया, क्या आपको औरतें भी ये परंपरागत बेड़ियां तोड़ती दिख रही हैं कि वो अपने मन से वोट दे रही हैं? एक आखिरी सवाल आपसे है। अपने मन से दे भी रही हैं और ज्यादातर ये आपको दिखेगा ईसी के फिगर्स में कि विमेन का टर्नआउट पिछले 1-2 इलेक्शंस में बहुत बढ़ा है। सो एक तो ज्यादातर टर्नआउट हम लोगों के बढ़ ही रहे हैं, पर उसमें विमेन का जो कॉम्पोजिशन है वो ज्यादा बढ़ा है। तो आई थिंक दैट्स अ होपफुल साइन। पर बाकी मुझे नहीं लगता है कि औरतें कोई एक अलग तरीके के वोटर हैं, ना ही मुझे लगता है कि ये जो यूथ को लेके जो इतना फेटिशाइजेशन होता है कि एक यूथ वोट है जो खाली आगे देखता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है, मुझे लगता है उसमें भी कोई ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। पर होपफुल साइन ये है कि ज्यादा औरतें बाहर निकलकर वोट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंदिता, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और किंशुक, आप, आज हम चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी मंजिल जो कि दिल्ली की गद्दी हासिल करना है और उसमें जो मुश्किलें आ रही हैं। हमने बात की गिरिराज सिंह की, प्रवीण तोगड़िया की, बाबा रामदेव की, आरक्षण का मसला भी उठ रहा है और कहीं ना कहीं जो एक हिंदू हृदय सम्राट, अब वो उससे बचना चाहते हैं, लेकिन छवि अभी भी अजय वो बनी हुई है। ऐसे में दो शंकराचार्यों का ये बयान आना, पुरी वाले और द्वारका वाले का, कि भाई हम जाएंगे, काशी नगरी जाएंगे, महादेव की नगरी जाएंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार करेंगे, ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, वैचारिक मतभेद हैं, या उससे आगे भी कुछ पढ़ा जा सकता है? देखिए, वो शहर बड़ा अजीब है। वो शहर में रूढ़िवाद अगर आपको दिखाई देता है तो उसके अगेंस्ट भी चीजें दिखाई देती हैं। तो वहां कोई जाके और कोई वहां के लोगों का चाहे कि ओपिनियन चेंज कर देगा, ये नहीं है। उस शहर में अगर ओपिनियन किसी के लिए बन गई है तो वो बन गई है, वो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये ठीक है, आप चूंकि शंकराचार्य का पहले से भी स्टैंड रहा है उनके अगेंस्ट, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप वहां जाके चाहेंगे कि ओपिनियन चेंज कर दें इसलिए कि आप धर्म के कोई वो हैं, ठेकेदार हैं, तो वो, और ये धर्म नाम की जो अफीम है इसे चाटना भी बंद कर दिया आप लोगों ने, अब सीधा सीधा धता बताते। नहीं, वहां का धर्म भी अलग है। मैं पूरे भारत, अखिल भारतीय स्तर पर भी कहूं, जो ये मौलाना भी बैठकर कोई ना कोई फरमान जारी कर देते थे, कोई फतवा जारी कर दिया, वो बातें नहीं चलती हैं। देखिए, पहले भी नहीं चलती थी, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत उसका असर हो जाता था। लेकिन आज हकीकत यह है कि अगर आप देते भी हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें नहीं लगता है इसका कोई फर्क पड़ेगा वहां पे जाके। अब अगर मैं एक ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इमेज बिल्डिंग की बात करूं, आखिरी सवाल आपसे पूछूं धीरज, उसमें क्या ये इस तरह की जो ये दिक्कतें हैं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कहिए, दिक्कतें कहिए, बहुत बड़ी दिक्कत कहिए, कोई मुद्दा बन सकता है, जब स्ट्रैटेजाइज किया जाता है, क्या इनको फैक्टर इन किया जाता है? किया जाता है। और अगर आप देखें, सबसे बड़ी दिक्कत तो नरेंद्र मोदी के वो खुद ही थे।
2002 का चाहे मुद्दा हो, चाहे उसके पहले स्नूप गेट का मुद्दा उठाया गया, अभी भी चल रहा है, लेकिन उन सब से तो उनको कुछ खास डैमेज हुआ नहीं। उनकी कैंपेनिंग ऐसी रही, स्ट्रैटेजी ऐसी रही कि इन सब मुद्दों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। मतलब उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी रही कि विकास पुरुष जो हिंदू हृदय सम्राट आप बोल रहे हैं, उसकी जगह वो विकास पुरुष बनके उभरे हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अकाउंट कर लिया था कि ये उनकी दिक्कतें होंगी, कि वो दिखे जाएंगे, हार्डलाइनर हैं, हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, मुस्लिम के खिलाफ हैं, तो ये सब अकाउंटेड फॉर है। और ये भी पता होगा मोदी की टीम को कि संघ परिवार में जो काफी लोग हैं वो तो सब ना मोदी को चाहते हैं और ना ही मॉडरेट पोजीशन को चाहते हैं, तो वो तो बोलेंगे ही अपनी एक्सट्रीम पोजीशन। आप दोनों से एक और आखिरी सवाल, सिर्फ 20 सेकंड में एक संक्षेप सी टिप्पणी चाहूंगा। चुनाव से पहले के मोदी और अब के मोदी में कुछ फर्क आया है क्या? अगर आप हमसे पूछें अगर आप हमसे पूछें तो हमें लगता है कि छवि के मेकओवर के लिए उन्होंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया है। हाँ। और शायद ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। धीरज, आई थिंक वैसे ही रहे हैं वो। आई थिंक पिछले 1.5 साल से, जब से गुजरात का चुनाव हुआ था, तब से कैंपेन कर रहे हैं। एक्चुअली प्रधानमंत्री के लिए कैंपेन कर रहे हैं और वो डटे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो दिक्कतें आ रही हैं उनको सामना कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। और अब बात आज के सवाल पर, एसएमएस के जरिए जो आपसे मैंने राय मांगी थी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही बीजेपी क्या फिजूल विवाद से बच सकती थी, और अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 80%, आप में से 80% लोग कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी इन फिजूल के विवादों से बच सकती थी, जबकि 20% कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आज मेरा वोट मेरी सरकार में बस इतना ही। नमस्कार।